गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि यूएस प्रेसिडेंट की जो ट्रेड एडवाइजर है ना, इन्होंने यहाँ पर यूक्रेन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको मोदी वार बोल दिया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमारे ऊपर क्यों डाल दिया गया इस युद्ध को। देखो, यहाँ पर इनका ये मानना है, जो यूएस प्रेसिडेंट के ट्रेड एडवाइजर हैं, कि पूरा का पूरा जो पैसा है रशिया को इस युद्ध को लड़ने का, वो कौन दे रहा है? वो भारत दे रहा है। तो इन्होंने बोल दिया कि युद्ध और कुछ नहीं, ये मोदी युद्ध चल रहा है। देखो, ये अपने आप में एलिगेशन बहुत ही गलत एलिगेशन है, ठीक है ना। और प्लस इन्होंने देखो और भी बातें बोली हैं कि हमने भारत को कई बार बोला भी है कि आप ना करिए इस तरह की चीजें, पर भारत एरोगेंस दिखा रहा है। राइट, इस तरह की चीजें ये जो कही जा रही है ना कि इंडिया एरोगेंट हो चुका है, इंडिया यूएस की बात नहीं मान रहा, ये बड़े ही गलत आरोप है। देखो, एक तो इस तरह की चीजें, हम लोग कोई एरोगेंट नहीं है, हम लोग सॉवरेन देश है, हमें जो ठीक लगता है हम वो करेंगे। भारत का नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे पहले आता है। राइट। तो इस तरह की चीजें, दुनिया के ऊपर इस तरह से दबाव डालना, अलग अलग देशों के ऊपर इस तरह दबाव डालना, ये बहुत ही गलत है। अब दोस्तों, ये है रिपब्लिकन पार्टी। अब वहां पर जो ऑपोजिशन पार्टी है डेमोक्रेट पार्टी, तो वो भी वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को वहां पे वो बोल रहे हैं कि 25% एक्स्ट्रा सैंक्शन क्यों लगाए गए। चाइना, जबकि अगर हम बात करें ना, चाइना ज्यादा रशिया का तेल खरीदता है, तो फिर चाइना वार बोला जाए इसको, ये मोदी युद्ध बोलने वाली क्या बात हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद अब पता नहीं क्या है, मुझे भी ऑनेस्टली नहीं पता। क्या भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील होगी, नहीं होगी? क्या सैंक्शन लगे रहेंगे, कम होंगे? ये डोनाल्ड ट्रंप जाने, या फिर ये जो इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट के ट्रेड एडवाइजर के द्वारा कि भारत एरोगेंट हो चुका है, प्रॉफिटरिंग के ऊपर ध्यान है उसका, ये यही जान पाएंगे आगे। तो दोस्तों, डेट है आज की 29 अगस्त 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों, हमारी टीम की तरफ से जो मेंस टेस्ट सीरीज 2026 लॉन्च करी गई है, एंड आप नोटिस कर पाओगे हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऑनलाइन भी आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ हमारे ये जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, पटेल नगर, मुखर्जी नगर, लखनऊ, जयपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, प्रयागराज, इंदौर, इन सब जगह के ऊपर भी आप इसको ऑफलाइन भी एक्सेस कर पाएंगे। और ये दोनों मीडियम, इंग्लिश और हिंदी, दोनों में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां पर आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 2 सितंबर को होने जा रहा है बहुत ही खास चीज। दोस्तों, 2 सितंबर को प्रयागराज हम सब लोग जुड़ेंगे। राइट। यहाँ पर अलग सर भी होंगे, सुमित सर भी होंगे, एंड साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी रिवील भी यहाँ पर होगा। दोस्तों, जो बच्चे प्रयागराज के हैं वो हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ आपको क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा, इसको आप स्कैन करिएगा एंड आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं प्रयागराज के अंदर। जो बच्चे कहीं और से हैं वो हमारे साथ दोस्तों ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल है ना, उस पर आप लोग 2 सितंबर को हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन भी। राइट। चलिए मिलते हैं फिर प्रयागराज के अंदर। चलो, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है एक्सेस टू नॉलेज। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको थोड़ा सा ना इसकी स्टोरी बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली अगर हम बात करें ना, तो आपके पास कुछ एक इस तरह की वेबसाइट या डोमेन्स आपको देखने को मिलती थी या लाइब्रेरीज थी, जैसे आपका साई हब हो गया, आपका SCI नेट हो गया, और इस तरह के आपके लिबजन हो गया। ये सब ना पता क्या थे, यहाँ पर आपको लेट से कोई रिसर्च करनी है ना, तो आप जानते होंगे कि यार अलग अलग तरह के रिसर्च पेपर्स होते हैं, और रिसर्च पेपर्स अपने आप में बहुत महंगे होते हैं। उन पेपर्स को एक्सेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग पता क्या करते थे, एक तरह की शेडो लाइब्रेरी बन रखी थी ये सारी चीज़ें। तो लोग फ्री में एक तरह से इन वेबसाइट्स पे या इन पर्टिकुलर पोर्टल्स पे जाके फ्री में वो सारा का सारा जो पेड रिसर्च कंटेंट है वो देख पाते थे। इससे दिक्कत क्या होती थी? इससे दिक्कत यही होती थी कि जो जर्नल्स हैं, जो रिसर्च पेपर छाप रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोल दिया है मीटी मिनिस्ट्री को और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कि भाई इनको 72 घंटे के अंदर आप ब्लॉक करिए इनको फटाफट। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठ जाता है कि एक तरह से अगर हम इनको ब्लॉक कर रहे हैं, क्या हम लोगों तक नॉलेज का एक्सेस रोक नहीं रहे? अब ये डिबेट हमेशा से चली आ रही है कि क्या हमें नॉलेज के एक्सेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर जो ओरिजिनल क्रिएटर है
जिसने वो पर्टिकुलर रिसर्च पेपर लिखा है या रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है, उसको भी पैसे कमाने का अधिकार है। आप लोग जानते होंगे ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, बिल्कुल। तो दरअसल में उसी में आता है। अब हुआ क्या, ये पब्लिशर्स ने बोला कि भाई ये जो पोर्टल्स अलग अलग कर रहे हैं ना, ये दरअसल में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंतर्गत आता है, राइट। और ये पूरा फिर डिस्कस भी हुआ। इनफैक्ट अगर हम बात करें, हमारे पास कॉपीराइट एक्ट 1957 का है, जो ऑथर्स के राइट, कंपोजर के, आर्टिस्ट के, डिजाइनर के, बाकी और क्रिएटर्स के राइट्स को सेफ गार्ड करता है कि भाई ओरिजिनल काम उन्होंने किया है तो उसका बेनिफिट भी उनको ही यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इसमें लिटरेरी वर्क्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, आपके कोई म्यूजिक, आर्टिस्टिक, फिल्म्स हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा ना, कई बार आप लोग म्यूजिक वगैरह या गाने वगैरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। ये वही कॉपीराइट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके माध्यम से, इस कॉपीराइट एक्ट के माध्यम से जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होते हैं कि वो अपने वर्क को रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म या अडेप्ट या फिर कमर्शियलाइज, मतलब उससे पैसा कमा पाए, ये पूरा राइट उनके पास होता है, राइट। अब इसमें ना कुछ, हालांकि सेक्शन 52 के अंतर्गत कुछ एक्सेप्शंस भी मेंशन्ड है। पहली एक्सेप्शन है यहाँ पे फेयर यूज की एक्सेप्शन। अगर मान लीजिए आप किसी कंटेंट को रिव्यू करना चाहते हैं, उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको लिमिटेड बेसिस के ऊपर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना परमिशन के। ये फेयर यूज के अंतर्गत ही आता है। दूसरी अगर हम बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी इसको एक्सेप्शन यहाँ पे माना गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, रिसर्च, नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर साथ ही साथ यहाँ पे क्रिएटर के राइट्स को भी यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। ये मुद्दा है। अब जो लोग थे, कि जो लोग कह रहे थे कि नहीं यार आप इसका एक्सेस मत ब्लॉक करो, उनका पॉइंट यही था कि अगर फ्री एक्सेस रहेगा तो कहीं ना कहीं लोग अपने रिसर्च के लिए, पर्सनल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। और इवन अगर हम बात करें ना, तो ये जो रिसर्च पेपर होते हैं, जर्नल्स होते हैं, इनको सब्सक्राइब करना बहुत बहुत महंगा आता है। अगर कोई रिसर्चर है, उसको इतना ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, राइट। तो ये डिबेट थी। तो इस बार हमने नोटिस किया है कि यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ना, वो रिसर्चर के फेवर में यहाँ पर जजमेंट दिया है। नॉर्मली पास्ट में ऐसा देखा जाता था कि जो जजमेंट जो था ना, वो राइट टू फ्री एक्सेस या फ्री नॉलेज के फेवर में ज़्यादा जाता था। पर इस बार के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसर्चर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ये अपना जजमेंट दिया है। हालांकि उन्होंने बोला है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द बोथ द एस्पेक्ट्स। अब आपको ना यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। दरअसल में ना हमारी सरकार लेकर आई है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये 2024 में लॉन्च हुई थी एंड इसका अभी फेज 1 चल रहा है एंड आने वाले समय के अंदर इसका फेज 2 भी चलेगा। एक्चुअली आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर है ना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, इसके माध्यम से क्या होगा, 13,000 इंटरनेशनल ई जर्नल्स, जो कि लगभग 30 पब्लिशर्स पब्लिश करते हैं, उनका एक्सेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत ही यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इसका एक्सेस मिल जाएगा। फेज़ 1 के अंदर सरकारियों को मिलेगा, फेज़ 2 के अंदर हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको भी यहाँ पर इसका एक्सेस मिल जाएगा। अब पॉइंट पता क्या ही है कि बच्चे ना आजकल, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, वो पायरेसी पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि किस तरह से कोई सस्ते में या कोई बिना पे किए हुए कोई पेपर मिल जाए। तो हमने बोला आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके ऊपर खर्चा नहीं आएगा, आप रिसर्च के ऊपर ध्यान दीजिए। जो भी आपको अलग अलग रिसर्च पेपर अपनी स्टडी के लिए चाहिए, वो सारे के सारे उनका हम आपको यहाँ पे एक्सेस दे ही देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनको एक्सेस मिल पाएगा। एंड इनफैक्ट ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको काफ़ी पुश किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बोला है कि पहले हम फोकस करते थे जय जवान जय किसान के ऊपर, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जय विज्ञान, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया। अब इसमें जय अनुसंधान, अनुसंधान होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें अब उसके ऊपर भी ध्यान देना है। एंड इसीलिए हमारे पास क्या है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि इन चीज़ों को रिव्यू करता है एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देखता है, राइट। तो ये है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एंड साथ ही साथ ये जो एक्सेस टू नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट था, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक के ऊपर। इंडिया सेट टू बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स इन बाय 2038। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक तो दोस्तों होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी, राइट। जब हम बात करते हैं ना नॉमिनल जीडीपी की, तो वो तो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड उनको हम आज के प्राइजेस के ऊपर, करंट प्राइजेस के ऊपर हम यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें ना दोस्तों इंडिया आजकल चौथे नंबर पर है, राइट। आप लोग जानते होंगे, पहले हम 5th पे थे, अब 4th पे आ चुके हैं
एंड आने वाले समय के अंदर हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ के हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। अभी आए नहीं है, पर बहुत जल्दी 2027-28 तक हम आ जाएंगे। अभी फोर्थ नंबर के ऊपर है, राइट। टॉप के ऊपर आपको यहाँ पे यूएसए, दूसरे पे आपको चाइना, फिर जर्मनी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक तो हो गया नॉमिनल जीडीपी के अंदर हम यहाँ पे कंट्रीज को रैंकिंग करते हैं, वहां भारत का रैंक है फोर्थ। पर एक और भी तरीका हो सकता है कंट्रीज को रैंक करने का इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। आपको मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वो निकाला जाता है। देखो, एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करना, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जब मैं ना चंडीगढ़ में रहता था, तो वहाँ पर मेरे रूम का जो किराया था ना, वो एक महीने का 8700 हुआ करता था। चलो मान लो अभी रहता हूँ, ठीक है, कि मेरे एक महीने का वहाँ के रूम का रेंट है 8700, तो मेरा 8700 में रहने का काम बन जाता था, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार चंडीगढ़ छोड़ो, बहुत देर रह ली चंडीगढ़, अब चलते हैं यूएस से। फिर मैं यूएस से गया। मैंने एक बात नोटिस करी कि $1 87 का है। तो मैंने देखा कि अच्छा, $1 87, तो 8700 मतलब $100, राइट। तो मैं $100 लेके चला गया यूएस से, ये सोच के कि एक महीना बड़े आराम से वहाँ एक अच्छे रूम में रह लूंगा, जैसा रूम मेरा चंडीगढ़ में था। पर जब मैं गया ना यूएस से $100 लेकर, एक महीना तो छोड़ो, मैं एक वीक भी सरवाइव नहीं कर पाया। अब आंसर है ऐसा क्यों? सर मुझे तो ये पता है $1 87 है। हाँ, आपकी बात सही है, पर आपने ना एक गड़बड़ कर दी, या मैंने एक गड़बड़ कर दी। गड़बड़ पता क्या कर दी? मैंने ये नहीं देखा कि दोनों देशों में या दोनों जगहों के ऊपर जो महंगाई है या जो वस्तुओं के प्राइजेस हैं, वो अलग अलग हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे चंडीगढ़ में अगर मुझे एक थाली खानी हो, जिसमें, ठीक है, जिसमें दाल, रोटी, चावल हो, ये थाली मुझे लेट से ₹80 की आती है। पर अगर मुझे यही सेम थाली यूएसए में खानी है, तो मुझे $3 की पड़ती है। तो अगर आप इस लॉजिक से जाओगे ना, ये जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट के माध्यम से, तो आपको कभी सही आंसर नहीं मिल पाएगा। इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन यही है कि दो देशों में अलग अलग प्राइस लेवल होते हैं। वस्तु भले ही सेम है, भले ही वो थाली है, पर दोनों देशों में दाम अलग अलग हैं, दोनों देशों में प्राइजेस अलग अलग हैं। दैट इज वाई हम एक और तरीके से भी जीडीपी निकाल सकते हैं, एंड उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर मान लीजिए एक थाली बनाई गई है भारत में और यूएसए में, तो एक्चुअली बनाई तो थाली ही गई है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ है। पर क्योंकि यहाँ पर यूएसए के अंदर आपके प्राइसेस ज़्यादा हैं सेम चीज़ के, भारत में सेम चीज़ के प्राइस कम हैं, तो आपको भारत की जीडीपी कम ही देखने को मिलेगी। तो इसको ठीक करने के लिए कई बार हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स के ऊपर जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी में यही होता है कि आप लोग क्या करते हो, यू कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसीज बाय इंश्योरिंग कि जो कॉस्ट ऑफ कॉमन बास्केट, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पर बास्केट मैंने ले ली, ये थाली, गेटिंग द पॉइंट। तो इससे हमें कहीं ना कहीं लिविंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करने में, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इनकम लेवल कंपैरिजन करने में ज़्यादा मदद होती है, रेदर देन मार्केट एक्सचेंज रेट। मार्केट एक्सचेंज रेट तो ये था, उसके हिसाब से कंपैरिजन करोगे थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। जैसे देखा ना आपने कि चंडीगढ़ में मैं सर्वाइव कर पा रहा था, यूएस में नहीं कर पाया। तो ज़्यादा सेंसिबल क्या बनता है कई बार कि हम यहाँ पे ये भी देखें कि वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट क्या है। तो आप मुझे बताओ कि अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, तो क्या भारत की जीडीपी ज़्यादा आएगी या कम आएगी? द आंसर इज ज़्यादा आएगी। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे अब हमने परचेजिंग पावर पैरिटी करने की कोशिश करी है, बराबर लाने की कोशिश करी है। तो जो जीडीपी पहले कम थी, अब वो ज़्यादा हमें दिखेगी, क्योंकि भारत में प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। प्रोडक्ट बनते ज़रूर हैं, पर प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर हम बात करें ना पीपीपी टर्म्स में, तो पीपीपी टर्म्स में पहले नंबर के ऊपर आपको चाइना, दूसरे नंबर के ऊपर आपको यूएसए, और तीसरे नंबर के ऊपर आपको भारत देखने को मिल जाता है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स के अंदर है। अब बताया ये जा रहा है कि 2038 में भारत जो है वो यूएसए को पीछे छोड़ देगा, एंड भारत पीपीपी टर्म्स के अंदर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे बन जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ईवाई और आपका आईएमएफ का जो डेटा है वो यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, अब नोटिस करना, यहाँ पे चाइना टॉप के ऊपर है, पर चाइना में भी कुछ समस्याएं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन उनकी बढ़ती ही जा रही है, उनका जो कर्जा था, डेट था, वो बढ़ता ही जा रहा है। भारत की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की है। ये फिर से बता रहा हूँ, ये पीपीपी टर्म्स की बात हो रही है। आप ये मत सोचना कि नॉमिनल जीडीपी हमारी इतनी है, नहीं नहीं, वो तो हमारे जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं, उसकी वो होता है आपका नॉमिनल जीडीपी। ये जो $20 ट्रिलियन वाली बात है, ये जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी वाली है।
राइट। यूएसए में भी अच्छा चल रहा है, पर यूएसए का कर्जा बहुत ज़्यादा है, 120% से भी ज़्यादा हो चुका है। बाकी जर्मनी और जापान में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ओल्ड होती जा रही है, वहाँ युवा पॉपुलेशन काफ़ी कम है। पर भारत की दोस्तों बात करें, भारत में बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे भारत में ज़्यादातर लोग युवा हैं, 28 साल के आसपास हमारी मीडियन एज देखने को मिल जाएगी। काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो जो बात होती है ना हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बाकी हाई रेट है, मतलब हाई सेविंग रेट है, उससे कैपिटल फॉर्मेशन में हमारी हेल्प होती है। इसके अलावा अगर दोस्तों अगर हम बात करें, तो जो सरकार का डेट है, वो उम्मीद ये है कि अभी 81% ऑफ जीडीपी के आसपास है, इसको कम करके हम 75% ऑफ जीडीपी ये हो जाएगा बाय 2030। और जो बाकी रिफॉर्म्स चल रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, बाकी और टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ओवरऑल अच्छे हैं, उससे हम भारत जो है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पीपीपी टर्म्स में बन सकता है बाय 2038। आगे आते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा आपका हिस्ट्री के साथ भी लिंक्ड है। देखो, आप लोग जब अपनी पढ़ते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें आप लोग ना पूरा का पूरा इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट आप पढ़ते होंगे, राइट। दरअसल में ना 1978 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस एग्रीमेंट्स हुए थे। ये जो पीस एग्रीमेंट्स थे, ये हुए थे बिटवीन द इजिप्ट एंड इसराइल। और इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ना इन पीस अकॉर्ड्स के अंदर, वो यूएसए ने किया था। दरअसल में उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, वेरी वेरी फेमस पर्सन, राइट। और ये जो पर्टिकुलर आपके पीस एग्रीमेंट्स थे, इनको हम लोग कैंप डेविड अकॉर्ड के नाम से यहाँ पे जानते हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पे इसराइल और एक इजिप्ट, यानी कि जो कि एक अरब देश था, पहली बार इसराइल और एक किसी अरब देश के बीच में एक पीस ट्रीटी हमें यहाँ पे होती हुई देखने को मिली थी। एंड इसलिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब उसके बाद आपको नोटिस करने को मिलता है कि यूएस इजिप्ट बाइलैटरल एक्सरसाइज की तरह यहाँ पे स्टार्ट होती है। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। तो यूएसए और इजिप्ट ने यहाँ पे साथ में मिलकर, दोनों की अलग अलग अपनी मिलिट्रीज ने यहाँ पे का नाम करना स्टार्ट किया। 2 साल बाद ये एक्सरसाइज होती है बाइनियल, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, 1995 ऑनवर्ड्स इसमें और बाकी दूसरे देशों को भी ऐड कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 34 से भी ज़्यादा कंट्रीज अब इसमें ऐड ऑन हो चुकी हैं, जिसमें भारत भी आपका एक पार्ट यहाँ पे करता है। तो इस बार अगर हम बात करें, हमारे भारत देश से लगभग 700 से भी ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, जो कि आर्मी से भी होंगे, नेवी से भी, एयरफोर्स में भी, वो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। तो इससे कहीं ना कहीं साथ में मिलकर काम करना, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प हो गया, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, राइट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड भारत बाकी और फ्रेंडली देशों के साथ साथ में मिलकर काम कर पाएगा। हमारी कैपेबिलिटीज यहाँ पे शोकेस करेंगे हम बाकी देशों के सामने, और भारत का रोल जो रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के अंदर है, उसको हम यहाँ पे री करेंगे। एंड दैट इज वाई दिस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। इस पर्टिकुलर योजना को कंप्लीट हुए 11 साल हो चुके हैं, या स्टार्ट हुए 11 साल हो चुके हैं। थोड़ा जानते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। दोस्तों 2014 के अंदर इस पर्टिकुलर स्कीम को लाया गया था, एंड पर्पस यही था कि लोगों के बैंक अकाउंट यहाँ पे खुलवाए जाएं। जो जिन लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं, उन तक बैंकिंग सुविधाएं यहाँ पे हम पहुँचाएं। एंड इसलिए आप नोटिस कर पाओगे कि हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑफर करने की लोगों की कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेविंग्स बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है ना, और फिर किसी को यहाँ पे लोन वगैरह चाहिए, क्रेडिट चाहिए, उसको वो मिल पाए। फिर किसी के हो सकता है दोस्त रिश्तेदार बाहर गए हों, तो रेमिटेंसेस वगैरह उनको आराम से मिल पाएँ, उनकी अच्छे से इंश्योरेंस हो पाए, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। पेंशन स्कीम का बेनिफिट उनको मिल पाए, उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम यहाँ पे कर पाएँ। तो भाई ये सारी चीज़ें, इवन इनके अलावा अगर हम बात करें, रुपए का डेबिट कार्ड हो गया, जो हो गया, राइट, जीरो बैलेंस अकाउंट हो गया, तो अनबैंक्ड पॉपुलेशन तक हम बैंकिंग सर्विस पहुंचाने के लिए 2014 में ये स्कीम लाए थे। एंड दैट इज हाउ अर्बन एरियाज और रूरल हाउस होल्ड के अंदर इसने बहुत अच्छा काम किया। एंड 56 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे अकाउंट इसके अंतर्गत ओपन हुए। एंड 2.68 लाख करोड़ जो डिपॉजिट था, वो यहाँ पे हमें इन पर्टिकुलर अकाउंट्स में देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग बात और भी है कि यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि महिलाएं जो है ना, उन्होंने ये 56% अकाउंट्स खुलवाए हैं, यानी कि पुरुषों से भी ज़्यादा अकाउंट्स महिलाओं के खुले हैं। एक्चुअली पहले ना एक कॉन्सेप्ट चलता था कि एक फैमिली में एक अकाउंट होना काफ़ी था। पहले की बात है ये, कि सोचते थे लोग कि यार अच्छा, इस फैमिली का जो पुरुष है, उसको मान लो कि वो हेड ऑफ फैमिली है,
तो उसका अकाउंट है तो बात खत्म। वाई महिलाओं को, उसकी वाइफ को क्या खुलवाने की जरूरत। पर जब से ये स्कीम आई है, ये माइंडसेट यहाँ पे चेंज हुआ है। अब हर एक इंडिविजुअल का हमें अकाउंट देखने को मिलता है, एंड दैट इज वाई महिलाओं की ओनरशिप इन अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे बड़ी है। बाकी 67% यानी कि 2/3 अकाउंट ना रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर खुले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। गांव गांव तक हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट्स पहुंचा दिए हैं। 38 करोड़ से ज्यादा रुपए डेबिट कार्ड इशू हुए हैं। एवरेज बैलेंस इन अकाउंट्स की बात करें तो 4,768 रुपए आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 11 साल में 3 गुना हो चुका है। एंड अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो फैसिलिटीज थी, उसके माध्यम से 2024-25 के अंदर हमने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे ट्रांसफर किया है। ठीक है, जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो जैम 20 है, इसके माध्यम से बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो करप्शन होता था, लीकेजेस होती थी, उनको हम काफी हद तक कम करने के अंदर यहाँ पे सक्षम हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे सामने जो टॉपिक है वो है क्वाड्रपल स्टार सिस्टम के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर इस सिस्टम को समझने के लिए ना आपको दो चीजें समझ आनी चाहिए दोस्तों। एक है हमारा रेड ड्वार्फ, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शायद पढ़ा होगा। रेड ड्वार्फ एक्चुअली थोड़े छोटे स्टार्स होते हैं, और इनमें होता पता क्या है, पर इतना होता है, मतलब ठीक ठाक मास होता है। इतना मास होता है कि आपका जो हाइड्रोजन है ना, वो साथ में कंबाइन होकर वो हीलियम फॉर्म कर पाए अपनी कोर के अंदर, यानी कि जिसको हम लोग ना बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए यहाँ पे कैपेबल होता है, उतना ही मास इसके पास यहाँ पे होता है। वी कॉल देम एज रेड ड्वार्फ। तो आप नोटिस कर पाओगे दे आर लो मास स्टार्स, जो कि हाइड्रोजन फ्यूजन को सस्टेन करते हैं। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों एक होते हैं हमारे सामने ब्राउन ड्वार्फ। ब्राउन ड्वार्फ क्या होते हैं? ये ऐसी बॉडीज होती हैं जो प्लेनेट से बड़ी होती हैं पर स्टार से छोटी होती हैं। ठीक है, और इनको ना हम लोग फेल्ड स्टार के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि ये उतने बड़े नहीं होते कि स्टार्स की तरह हाइड्रोजन फ्यूजन को यहाँ पे सस्टेन कर पाए। उनको हम बोलते हैं ब्राउन स्टार्स। पर ये अपने गैस जाइंट जैसे आपके जुपिटर, सैटर्न, उनकी तरह यहाँ पर ये रिसेंबल करते हैं। एंड इवन इनका मास जो है ना जुपिटर से कई गुना ज्यादा भी हो सकता है। पर आप नोटिस कर पाओगे क्योंकि ये फेल्ड स्टार हैं, ठीक है ना, तो लगभग ना के बराबर यहाँ पे विजिबल लाइट को ये एमिट करते हैं। उनको हम लोग ब्राउन ड्वार्फ यहाँ पे बोल देते हैं। अब यहाँ पे पता क्या हुआ है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है किसे, ये जो लिखा हुआ है UPMJ10403551 आब बाब, ठीक है, जो भी है इसका। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बहुत ही रेयर क्वाड्रपल स्टार सिस्टम है। क्वाड्रपल का मतलब जिसमें 4 स्टार होते हैं। तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे इसमें 2 यंग रेड ड्वार्फ स्टार हैं एंड 2 कोल्ड टी टाइप ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स हैं जो उसको ऑर्बिट करते हैं, या अदर शुड से ब्राउन ड्वार्फ ऑर्बिट करते हैं। तो इस तरह से टोटल 4 स्टार्स हैं, ऐसे 4 स्टार्स जो आपस में ग्रेविटी से बाउंड है। ठीक है, एक कॉमन सेंटर ऑफ मास को वो ऑर्बिट कर रहे हैं। इसको यहाँ पर डिस्कवर किया गया है। दैट इज वाई दिस डिस्कवरी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसी डिस्कवरीज आमतौर पर नहीं देखने को मिलती। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने क्वाड्रपल स्टार सिस्टम कभी देखा हो। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, इससे हमारी कहीं ना कहीं जानकारी हमारी बढ़ेगी, हम अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। बैरियोनिक मैटर जो गैलेक्सी के अंदर है उसको हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के बारे में हमें और आइडिया लगेगा। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, और ये बहुत ही रेयरली, मैंने आपको बोला ना कि एक लो मास ब्राउन ड्वार्फ की जिसका कोई कंपेनियन हो, उसकी अक्रेंस 5% से कम होती है, फिर उनका भी आगे साथ में उनके साथ कनेक्टेड हो, वो रेयरली ही है। तो रेयरली क्या, पहली बार ही ऐसा हुआ है। ठीक है ना, तो इससे कहीं ना कहीं हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे ब्राउन ड्वार्फ्स को, साथ साथ आपके जो ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं उनको स्टडी हो पाएंगे। तो स्टार और प्लेनेट कैसे फॉर्म होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरह से यूनिवर्स के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हर एक चीज़ यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि ये ऐसा चीज़ पहली बार हमें देखने को मिली है, दैट इज बिकॉज दिस डिस्कवरी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट दोस्तों, बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आप स्टेटमेंट्स पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था आरएम स्कीम के बारे में। दोस्तों, आरएम स्कीम की जब हम बात करें ना, तो ये सीनियर सिटीजन वेलफेयर के रिगार्डिंग नहीं, बल्कि आपका जो कैंट एरिया था ना, मैंने बताया था कंटोनमेंट एरिया, उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए था। इसीलिए पहला इनकरेक्ट रहेगा। टाइफून दोस्तों हम इंडियन ओशन के अंदर वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, हम ये वेस्ट पैसिफिक के अंदर करते हैं। इंडियन ओशन के अंदर तो जो वर्ड रहता है वो साइक्लोन ही होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। एनसीएलटी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं, बल्कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है इसके अंतर्गत यहाँ पे काम करता है।
इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।